बंग महिला की धुलाई वाली कहानी का शेष भाग देखिए। इसकी इस बात पर कुल कमरे हाथ हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्री थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वाहे दे नाही है, सबेवे सुनी तो कलकत्ते ताही ले मसुया लेई। अरे यह तो नहीं कि दूर से आवत रहित फगाबाद के ओते उतरही। ये बंगाली भाषा है। चौथी बोली, हम तो इनके संग के आदमी के देखवे नहीं किया कि इनके संग का आदमी कहाँ है। तीसरी बोली, हम देखे रह लिए, मुझे टोपी दिहले पहन लेबो। ये एक बंगाली भाषा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। इसमें उनके बेस सिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो ना कि उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार आ जाएगा और दूसरी गाड़ी में भी वे वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्री है। जो ऐसा हो तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में यदि किसी में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। उनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। अर्थात एक स्त्री भेष में यहाँ कोई बैठा हुआ है और वह अकेला है, तो अकेला होने का बहाना बना रहा है कि मैं कैसे गाड़ी से उतरूँगी, मेरे साथ तो कोई नहीं है। इस प्रकार की आशंका व्यक्त करके फिर वह बंशीधर कहता है कि मैं इनकी सहायता करूँगा। ये प्रसंग यहाँ चल रहा है। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही है। नहीं भैया, हम पचे काइक बेसु कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे भाई। अर्थात हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने पुरुष थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छींट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक रही थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। वो स्त्री के वेश में कौन था, देखिए, यही जिज्ञासा का विषय है यहाँ पर। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुँचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उसने भी कोई नहीं आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुँह खोला कि भैया, जो केहू बिन टिके है से आवत हो तो ओकर का सजाए। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेरुस के तो बैठा दिलेन। अर्थात यह बंगाली भाषा है। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएगा। अर्थात वो भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगी कि बंशीधर इसके साथ इस प्रकार का धोखा कर सकता है, वह इसके जो जेवर है इनको छीन सकता है। उस गाड़ी में एक लाठी वाले भी था। उससे खुल्लम खुल्ला कहा कि बाबूजी, कुछ अमरो साजा है। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। इससे उन्होंने कहा कि
उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठाकर आप जानकी को उतारने लगी। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने दो, किस बखड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने माना। जानकी को और उस भद्र महिला को वह ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गया। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गया। टिकट के लिए बखेड़ा खड़ा हो गया होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो भी किसी को न पाया। अरे वे कहाँ गए, मतलब वह लौट कर आता है तो वह वहाँ उसको नहीं पाता है। वह उसे पूछता है कि वे कहाँ चली गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी शायद घर से निकल के एक के बाद एक आफत में फंसने लगा हूँ कि मैं आज किसी बुरे उससे घर से निकला हूँ कि एक के बाद एक आफत में फंसता ही चला जा रहा हूँ। इतने में अपने सामने एक दुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्री को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुलाई ने मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। दुलाई वाले के बीच में कौन था? वह नवल किशोर, जो उनका मित्र था। वह हंसने लगता है, उस मतलब अपने असली रूप में आकर हंसने लगता है। अरे ये क्या है, ये तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसे गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती, मालूम होता है। वह तुम्हारी बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं यह हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहो तुम मिर्ज़ापुर एक सेकंड। नहीं सॉरी, ये क्या थोड़ी इसकी जो स्टोरेज है वो भर चुकी है, इसलिए थोड़ा व्यवधान आ गया है। देखिए अगला। अरे यह तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसे गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती, मालूम होता है यह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहो तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डौड़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया और तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत आई। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो माफ़ करना। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम की बात होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक ही रुलाया है, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में ही तो थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था? 4 हाथ की धुलाई की बिसाहत ही कितनी। देखो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी के अंतर्गत से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखो तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जाओ क्या, इन दोनों की हंसी ऐसी ही होती है। ऐसी में किसी के प्राण निकल जाए तो उन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी एक राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस प्रकार यह धुलाई वाली कहानी है। एक तो इसकी मूल संवेदना तुम याद कर लेना।
दूसरा, धुलाई वाली कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। ये 2 क्वेश्चन तुम इस पर तैयार कर लेना।